हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स हुए और हमें पता चला कि जो हमारा डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो उसमें हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़े। एक हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एक हमने मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट पढ़ा और एक हमने मराठा चेज एंड अल्फ्रेड हार्शे एक्सपेरिमेंट पढ़ा। और अल्फ्रेड हार्शे और मराठा चेज का जो एक्सपेरिमेंट था उसने ये प्रूफ कर दिया कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स एक किसी भी सब्सटेंस को या एक किसी भी मॉलिक्यूल को हम जेनेटिक मटेरियल किस बेसिस पे कहते हैं। और सेकंड हम पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ये दो टॉपिक आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैप्टर के बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स एक सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे हम उसे जेनेटिक मटेरियल कह सकें। पहला, इट शुड बी एबल टू जनरेट रेप्लिका। वो अपना रेप्लिका बना सके, मीन्स वो रेप्लिकेशन कर सके, मीन्स वो अपने जैसी एक सिमिलर कॉपी बना सके। और ये काम जो है आरएनए भी कर सकता है, ठीक है, और डीएनए भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। वो केमिकली और स्ट्रक्चर मीन्स उसकी जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए और उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होनी चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, मीन्स वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज़ में हम बात करें तो यहाँ पे जो डीएनए है वो ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए से। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ हम डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन भी कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड आता है इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। मीन्स जो हमारा जेनेटिक मटेरियल हो उसमें चेंजेस की कुछ गुंजाइश हो, ठीक है, स्कोप हो चेंजेस का ताकि म्यूटेशन आए और एवोल्यूशन हो। तो इस चीज़ में भी डीएनए आरएनए से बेटर है। मीन्स डीएनए में जो म्यूटेशन है या फिर स्लो चेंजेस हैं वो आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू आरएनए। ठीक है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में शो कर सके। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये डीएनए करता है लेकिन आरएनए नहीं करता। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कहते हैं कि जो डीएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है जेनेटिक मटेरियल की जो क्या करती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल कंपाउंड है जो ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसे जेनेटिक मटेरियल कहलवाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में। तो देखिए, जैसे अभी हमने देखा कि जो हमारा डीएनए है वो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, मीन्स अपने जैसी एक सिमिलर कॉपी बना सकता है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट देखे गए उनमें देखा गया कि मान लीजिए अगर ये हमारा एक डीएनए है, ठीक है, ये हमारा एक डीएनए है और अगर हम एक नया डीएनए बनाते हैं, ठीक है, नया डीएनए बनाते हैं तो उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड रहेगी। ठीक है, जैसे एक पेरेंट स्ट्रैंड रहेगी और एक हमारी क्या रहेगी, नई स्ट्रैंड रहेगी। मीन्स जो नई स्ट्रैंड अभी बनी है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ वो हमारी पेरेंट स्ट्रैंड है और जो मैं गोल्डन कलर से कर रहा हूँ वो हमारी नई स्ट्रैंड बनी है, यानी वो प्रोजेनी स्ट्रैंड है। तो यही चीज़ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बताता है कि जो नए डीएनए फॉर्म होंगे उसमें एक पेरेंट डीएनए चेन रहेगी और दूसरी क्या होगी, प्रोजेनी चेन होगी। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये करा था मैथ्यू मैसलन एंड फ्रैंकलिन स्टेल ने 1958 में। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट के नाम आप याद रखना क्योंकि जेनेटिक एक ऐसी यूनिट है जहाँ से एनसीईआरटी में या हम कई बोर्ड एग्जाम में साइंटिस्ट के नाम पूछता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे पहले एसेशिया कोलाई को लिया। ठीक है, एसेशिया कोलाई हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। उन्होंने क्या करा, उस बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाया जिसने हैवी नाइट्रोजन कंसिस्ट कर रखा था। ठीक है, हैवी नाइट्रोजन कंसिस्ट कर रखा था। एज अ रिजल्ट 15N यानी जो हैवी नाइट्रोजन है वो इनकॉर्पोरेट हो गया न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में। मीन्स जो नई डीएनए की स्ट्रैंड बनी उसमें जो नाइट्रोजन होगा वो हैवी होगा। ठीक है, क्योंकि
जो डीएनए है उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, ठीक है। सो अगर हम उसे हैवी नाइट्रोजन मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं तो उसके उस कंपाउंड के अंदर मीन्स उस डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो भी क्या कैसा होगा, हैवी होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसे उसी मीडियम पे ग्रो करवाया है, ठीक है। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखिए जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स थे मीन्स जिसमें 15N था, उसे नॉर्मल डीएनए से सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या करा जाता है, अलग अलग करा जाता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इसमें क्या होता है, डेंसिटी के बेसिस पे जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं और जो नॉर्मल या हम कहें कम हैवी हैं, ठीक है, मीन्स वेट के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और जो सॉल्यूशन हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में वो होता है सीजियम क्लोराइड। दे ट्रांसफर द सेल इनटू अ मीडियम विद नॉर्मल NH4Cl and took sample at various definite time interval as the cell multiply and excreted the DNA that remain as double stranded helicals। अब उन्होंने क्या करा, जो वहाँ पे उनकी एक नई स्ट्रैंड बनी, ठीक है, उस नए सेल को उन्होंने क्या करा, वापस से जो हमारा नॉर्मल डीएनए होता है, नॉर्मल नाइट्रोजन होता है, उसके सॉल्यूशन पे ग्रो करवाया, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या करा, एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, जैसे एसेशिया कोलाई का जो डिवीजन टाइम होता है वो होता है 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स। तो हर 20 मिनट बाद वहाँ से क्या करा गया, सैंपल को उठाया गया, मीन्स एक एक डीएनए को उठाया गया जो डबल स्टैंडर्ड थे। द डीएनए डेट वॉज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ 15N to 14N मीडियम आफ्टर 20 मिनट हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। देखिए जब डीएनए को हैवी नाइट्रोजन के बाद नॉर्मल नाइट्रोजन के मीडियम पे ग्रो कराया गया, उसके 20 मिनट बाद, ठीक है, उसके 20 मिनट बाद हमें क्या हुआ, हमारी पहली जनरेशन मिली। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एसेशिया कोलाई का जो डिवीजन टाइम होता है वो 20 मिनट्स होता है, तो 20 मिनट बाद हमें पहली जनरेशन मिली। हमने क्या देखा कि ये जो हमारी पहली जनरेशन है इसका जो वेट है वो हाइब्रिड है या फिर इंटरमीडिएट है, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। हाइब्रिड या इंटरमीडिएट कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हमारा नॉर्मल नाइट्रोजन वाले कंपाउंड डीएनए का वेट होता है वो अगर 10 ग्राम होता है और जो हमारे हैवी हाइड्रोजन वाले नाइट्रोजन का वेट है वो 20 ग्राम होता है, तो यहाँ पे अब जो हमें पहली जनरेशन के बाद डीएनए मिला उसका जो वेट था वो था 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम, यानी दोनों का इंटरमीडिएट, ठीक है। डीएनए एक्सक्रेटेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन मीन्स 40 मिनट बाद जब हमने उस 14N के सॉल्यूशन से अपनी सेकंड जनरेशन निकाली तो उसमें हमने देखा कि इक्वल अमाउंट में हाइब्रिड है और इक्वल अमाउंट में लाइट डीएनए है, ठीक है। इक्वल अमाउंट में क्या है, हाइब्रिड है मीन्स 15 ग्राम वाले हैं और इक्वल ही अमाउंट में 10 ग्राम वाले हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल देखिए कि मान लीजिए ये 50N यानी हैवी नाइट्रोजन वाला डीएनए है जिसमें दोनों बेसिस क्या हैं, हैवी नाइट्रोजन के हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड क्या है, हैवी नाइट्रोजन के हैं। इसे हमने पहली जनरेशन जब हम निकाली 14N से तो यहाँ पे हमारे हाइब्रिड बने, यानी इनका जो वेट था वो इंटरमीडिएट था। अब इसके बाद जब हमने 40 मिनट बाद यानी 40 मिनट बाद जब हमने सेकेंड जनरेशन निकाली तो उसमें लाइट वेट के थे, ठीक है, जो हमारे ग्रीन है वो लाइट वेट के हैं और जो हमारे रेड एंड ग्रीन वेट के हैं वो इंटरमीडिएट वेट के हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हुए। सो यहाँ से हमें पता चला कि जो डीएनए है उसका नेचर कैसा है, डिवीजन के टाइम पे सेमी कंजर्वेटिव मीन्स वो एक हमारी जो पुरानी स्ट्रैंड है वो रहेगी और एक हमारी पेरेंट स्ट्रैंड रहेगी। जब भी हमारी प्रोजेनी का डीएनए बनेगा तो एक हमारी पेरेंट स्ट्रैंड रहेगी और एक हमारी न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड रहेगी, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चला कि जो डीएनए है उसका नेचर कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे टॉपिक रह गए हैं नेक्स्ट उन्हें पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इसमें कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।